Welcome to the Best Academy of Science, Nagpur. In previous video, we have discussed about electrolysis of sodium chloride, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस किए थे सोडियम क्लोराइड का. एक आप लोगों ने फ्यूज्ड मतलब मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिए थे, तो दूसरी बार आप लोगों ने लिए थे आपका एक्वस NaOH सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलिसिस आप लोगों ने किए थे. अब उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक चीज़ आप लोगों ने नोट की है कि कैथोड के ऊपर कोई तो भी प्रोडक्ट डिपॉजिट होता है, एनोड के ऊपर कोई तो भी प्रोडक्ट आप लोगों को तैयार होते हुए दिखाई देता है. तो मुझे इस वीडियो में पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कितना रिएक्टेंट ये यूटिलाइज होने वाला है, या कितना प्रोडक्ट तैयार होने वाला है, या कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होने वाली है आपके सिस्टम से. सो कहने का मतलब ऐसा कि मुझे इलेक्ट्रोलिसिस में थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऐड करना है. सो नाउ टुडेज हेडिंग इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ और इन इलेक्ट्रोलिसिस. सो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन से क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की हमको जरूरत पड़ेगी. सबसे पहले तो आप लोगों ने देखे होंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस जब आप लोगों ने किए थे तो ये था आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल. यहाँ पर लिए थे आप लोगों ने मोल्टन NaCl मतलब Na+Cl-. यहाँ पर आप लोगों ने दो इलेक्ट्रोड डिप कर दिए थे और दो इलेक्ट्रोड को आपने एक्सटर्नली कनेक्ट किए थे. सर ये पॉजिटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट. पॉजिटिव पार्ट को जो लगा हुआ है वो है निगेटिव एनोड, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल पर जो अटैच्ड है उसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव एनोड पॉजिटिव, और निगेटिव टर्मिनल से जो अटैच इलेक्ट्रोड है उसको आप लोग कहोगे निगेटिव कैथोड. सो हम लोगों ने देखे कि जब आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पास किए थे सिस्टम से, सो Na+ जा रहा था किसके तरफ? Na+ जा रहा था कैथोड के तरफ. कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होती थी? सो हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड. सो कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही थी? Na+ जा रहा था कैथोड के तरफ. Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करता था और इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटालिक सोडियम तैयार होता था. सर ये मेटालिक सोडियम डिपॉजिट होता था आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर, मतलब आपका NaCl जो रिएक्टेंट कहलाता था अब वो सोडियम नाम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है. उसके बाद सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, मतलब कैथोड के ऊपर हो रहा है सर रिडक्शन. वैसे ही हाफ सेल रिएक्शन दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर, एंड दैट इज नथिंग बट एनोड, और एनोड के ऊपर दोस्तों हमेशा होता है ऑक्सीडेशन. सो निगेटिवली चार्ज Cl- विल माइग्रेट टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज एनोड, एंड हियर Cl- विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये बन जाता था क्लोरीन गैसियस एटम. ये प्राइमरी प्रोसेस थी. ऐसे दो Cl- जब रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो Cl2 गैस बनती थी. सो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे सर यहाँ पर. तो ये एनोड के ऊपर होने वाली रिएक्शन थी. एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस लिबरेट होती थी और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता था आपका सोडियम मेटल. इसका मतलब सर इस इलेक्ट्रोलिसिस में सोडियम क्लोराइड, ये ओवरऑल रिएक्शन क्या थी? सोडियम क्लोराइड लिए थे आप लोगों ने फ्यूज्ड मोल्टन, इलेक्ट्रिसिटी पास किए थे. सो सोडियम मेटल डिपॉजिट हुआ था कैथोड के ऊपर, और वैसे ही क्लोरीन गैस लिबरेट हुई थी एनोड के ऊपर. तो यहाँ आपका NaCl ये रिएक्टेंट कहलाएगा. सोडियम मेटल जो डिपॉजिट हुआ या क्लोरीन गैस जो लिबरेट हुई उसको आप लोग प्रोडक्ट कहोगे. तो इस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हमारे सवाल कुछ इस तरीके से रहेंगे कि ये मैंने सॉल्यूशन लिया है या ये मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया है. अगर इतना इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं और कुछ अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं यहां से पास करता हूं तो कितना कैथोड के ऊपर प्रोडक्ट तैयार होगा, कितना एनोड के ऊपर प्रोडक्ट तैयार होगा, या इतना सोडियम मेटल तैयार करने के लिए आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा, मतलब कितना रिएक्टेंट आपको लेना पड़ेगा. तो ये सब चीजें मतलब क्वांटिटेटिव टच देना है मुझे इस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए. सो इलेक्ट्रोलिसिस में अब ये जो कुछ भी कितना रिएक्टेंट यूटिलाइज हुआ या कितना प्रोडक्ट तैयार हुआ,
तो ये पता करने के लिए आपको कुछ स्टोइकियोमेट्री के तरफ चलना पड़ता है और उस स्टोइकियोमेट्री की मदद से हम लोग पता लगाएंगे द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट formed during electrolysis. So quantitative aspects in electrolysis. So पहला quantitative aspect में पहला पॉइंट यहां पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं and that is total charge. total charge मतलब electricity passing through the solution. passing through the solution. तो सॉल्यूशन से टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितना पास किए, कितना चार्ज टोटल फ्लो हो रहा है, सर ये पता लगाने के लिए मेरे पास, मैं इसी टर्म को, मेरे पास फॉर्मूला है सर, करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सॉल्यूशन इनटू द टाइम. सो टाइम को हम लोग, टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t से. तो ये पहली टर्म बन जाती है जहां पर मुझे कैलकुलेट करना होता है टोटल चार्ज या टोटल इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, कि हमारे सॉल्यूशन से कितनी इलेक्ट्रिसिटी टोटल फ्लो हो रही है जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे. तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट I, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कितने समय के लिए आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म किए. तो आपको पता चल जाएगा कि उस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हमारे उस सिस्टम से कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितना चार्ज फ्लो हो रहा था. पहला पॉइंट. दूसरी चीज मुझे कैलकुलेट करना सीखना है यहां पर, एंड दैट इज टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड. मतलब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड. ये मेरी सेकेंड टर्म यहां पर देखना है कि हमारे इस पूरे इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लो हुए हैं. पूरे प्रोसेस जब हुई तो इस प्रोसेस के दौरान हमारे इस सिस्टम में से कितने इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास हो रहे हैं. सो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास. सो यदि आप लोगों को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर का चार्ज होता है 96500 कूलम. ये चार्ज है कि इतना चार्ज रहेगा जब आपके उस सिस्टम से एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे. एक मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स. सो सवाल ये है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन को जब फ्लो होना रहता है या एक मोल इलेक्ट्रॉन जब उस प्रोसेस के दौरान फ्लो हो रहे हैं तो 96500 कूलम चार्ज फ्लो होता है. सर दैट इज नथिंग बट द फैराडेज कांस्टेंट. सो सर हमारा सवाल ये है कि कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन के फ्लो हो रहे होंगे. सो मैं कहूंगा x मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. सो x मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फ्लो हो रहे, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. और टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, हमारे सिस्टम से टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है Q. सो अब सवाल यह है कि यही एनालॉजी को मैं यहां पर यूज करूंगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं तो 96500 कूलम चार्ज फ्लो होता है. तो अगर Q चार्ज अगर फ्लो होता है सिस्टम से, वो तो आपने पहली स्टेप में कैलकुलेट किया कितना चार्ज फ्लो हो रहा है. सो यदि Q चार्ज फ्लो होता है हमारे सिस्टम से तो कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे एक्चुअली. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. और यहां पर आप x को लेके जाओगे न्यूमरेटर में, सो बन जाएगा Q इंटू 9, सॉरी x को ऊपर लेके जाओगे तो बन जाएगा Q upon that is a 96500 coulomb, and that is nothing but the number of moles of electron actually passing through the surface through the that system when you were performing the इलेक्ट्रोलिसिस. तो ये एनालॉजी के बेसिस पर मैंने सेकेंड फॉर्मूला भी पता कर लिया कि यदि मुझे पता चलता है कि सिस्टम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है तो मैं उससे ये भी पता लगा सकता हूं कि हमारे सिस्टम से कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली flowing or actually passing through the system, and that is nothing but Q upon 96500 coulomb.
नाउ हम लोग चलते हैं मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के तरफ कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट थर्ड टर्म कि इस प्रोसेस के दौरान कितने मोल्स तैयार हुए प्रोडक्ट के। जैसे कि आपका सोडियम ये प्रोडक्ट था, क्लोरीन ये प्रोडक्ट था, तो मुझे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट पता लगाना है कि इस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कितने मोल्स प्रोडक्ट के तैयार हो रहे हैं, एंड दैट इज नथिंग बट द। तो सबसे पहले मुझे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है मोल रेशियो, और मोल रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली फॉर्म्ड, कि कितने मोल्स हमारे रिएक्शन में तैयार हुए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द सर्किट। तो यदि मैं कोई रिएक्शन कंसिडर करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं एक Cu2+ है और Cu2+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा डेफिनेटली, और ये बन जाएगा Cu। तो एक इसके सामने कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है। सो 1 मोल कॉपर तैयार करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है? 2। सो सर 1 मोल प्रोडक्ट तैयार करने के लिए मुझे 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। तो इस रिएक्शन के लिए, इस हाफ सेल रिएक्शन के लिए मोल रेशियो की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। यदि मैं Ag+ की अगर बात करता हूं तो Ag+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाएगा Ag सॉलिड, तो इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1। इसका मतलब सर 1 मोल Ag तैयार करते समय 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, तो इसके लिए मोल रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 1/1 मतलब ही 1। सो इस तरीके से मोल रेशियो कैलकुलेट किया जा सकता है। अभी इसी फॉर्मूले से मेरा मोल रेशियो में इंटरेस्ट नहीं है, वो तो मैं कोई भी हाफ सेल रिएक्शन को देखकर मोल रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूं। 2 एग्जांपल बताया। वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कितने मोल्स प्रोडक्ट के तैयार हुए। अब दोनों इलेक्ट्रोड पे नहीं देखना है, कोई भी एक इलेक्ट्रोड की हम लोग बात करेंगे एक समय पर, ध्यान रखना है आप लोगों को। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल्स टू मोल रेशियो इनटू नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रिक्वायर्ड, या एक्चुअली हमारे सिस्टम से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द हाफ सेल रिएक्शन एंड इनटू मोल रेशियो। अब यदि इसी को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा number of moles of product formed equals to number of moles of electron actually required. So number of moles of electron actually required, and that is Q upon क्या बन जाएगा 96500 into mole ratio। मोल रेशियो आप तो रिएक्शन को देखकर ही पता लगा सकते हो। Q की वैल्यू आप लोगों ने पहले ही इक्वेशन में कैलकुलेट कर चुके हो। सर यदि हम सेकेंड इक्वेशन में, अब मैं चलता हूँ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में, यदि मुझे I और T के बारे में बात करना है तो क्यों ना मैं Q के जगह पर I इंटू T पुट करूँ। सो Q के जगह पर मैं पुट करूँगा I इंटू T डिवाइडेड बाय 96500 into mole ratio, and that is nothing but the number of moles of product formed. So number of moles of product formed, ये बन गया मेरे पास में एक इक्वेशन कि कितना प्रोडक्ट तैयार होगा। क्या पता चलना चाहिए आपको? सर आपको करंट की वैल्यू पता चलनी चाहिए जो एमीटर बता देगा आप लोगों को। टाइम, कितने समय तक आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म की वो टाइम भी आपको पता है। मोल रेशियो, कौन सी हाफ सेल रिएक्शन हो रही है उसके बेसिस पर आप मोल रेशियो भी निकाल सकते हो। तो ये हो गई थर्ड टर्म, और फोर्थ टर्म मुझे कैलकुलेट करना है, एंड दैट इज फोर्थ टर्म इज मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट कि कितना प्रोडक्ट तैयार होगा, कितना ग्राम तैयार होगा, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, कितना ग्राम। सो मास ऑफ प्रोडक्ट इज नंबर ऑफ मोल्स। और आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स, मास कहो या मैं यहां पर कहूंगा मास से बेहतर मैं टर्म यूज करूंगा वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू मोलर मास। सर जो कुछ भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसका मोलर मास क्या है?
सो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। सो देयरफॉर W मतलब वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कि कितना मोल्स प्रोडक्ट तैयार हुए हैं वो पता चल गया आपको तीसरे फॉर्मूले से, और मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। सो मोलर मास, सो यहां पर मैं मोलर मास को लिख सकता हूं m, स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब ही वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेट, तो वेट कैलकुलेट करने के लिए आपको n इंटू एम करना पड़ेगा, n इंटू एम करना पड़ेगा। सो दिस इज द फोर्थ टर्म। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किए कि मास ऑफ प्रोडक्ट या वेट ऑफ प्रोडक्ट कितना तैयार हुआ है, इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूं, ये तो एक सेल के बारे में हुआ कि एक ही सेल है, एक इलेक्ट्रोड आपने डिप किए, दूसरा इलेक्ट्रोड डिप किए, कैथोड था एक एनोड था, कैथोड के ऊपर प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, एनोड के ऊपर प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। तो ये जितना भी आपने कैलकुलेशन किए ये था सिर्फ एक सेल के लिए। लेकिन यदि सर हम ऐसे आजू बाजू में दो सेल यदि रखते हैं सीरीज में, तो सीरीज में जब आप लोग दो सेल को रखोगे तो डेफिनेटली पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉड रहेंगे, दूसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉड रहेंगे। तो सर जब आप 2 सेल रखोगे सीरीज में एंड इफ यू पास सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू बोथ द सेल, देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा सर, तो तब हम लोग बात करेंगे सेकेंड टर्म के तरफ। मतलब अगर एक सेल की अगर बात करते हो तो ये आपके पास में पूरा का पूरा डाटा है जिसके फॉर्मूले की मदद से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बट व्हाट विल बी द कैलकुलेशन इफ द 2 सेल्स आर कनेक्टेड, 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। तो मैंने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कुछ अलग इलेक्ट्रोलाइट रखा और दूसरे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैंने कुछ दूसरा इलेक्ट्रोलाइट रखा। तो ऐसे 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल को जब सीरीज में कंबाइन करोगे, समान इलेक्ट्रिसिटी यदि पास करोगे, तो इस दौरान आपके इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान किस तरीके का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट आप लोग वहां पर ऐड करोगे। तो अभी 2 सेल आपके पास में, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब हम लोग पर्टिकुलर डायग्राम ड्रॉ करके भी दिखाएंगे। सो अभी हम लोग बात करते हैं कि 2 सेल से आपके पास में 2 सेल में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट रखे हुए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉड, और आप लोगों ने उसको सीरीज में कंबाइन कर दिए। सो डेफिनेटली सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो थ्रू द बोथ द सेल्स। सो नाउ इन केस ऑफ इफ 2 cells are there, if 2 cells are in series, so I am talking about electrolytic cell, so 2 सेल सीरीज में है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा सर, तो पहले सेल के लिए आप लोग वेट ऑफ प्रोडक्ट क्या निकालोगे, पहले सेल के लिए वेट ऑफ प्रोडक्ट, पहले सेल के लिए वेट ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगा सर, वेट ऑफ प्रोडक्ट अभी आपने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किए, Q अपॉन 96000 इंटू क्या निकाले थे 96000, वेट ऑफ प्रोडक्ट के लिए आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, वेट ऑफ प्रोडक्ट कितना तैयार हुआ पहले सेल में। तो सर यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज Q अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो। प्रीवियस फॉर्मूले की तरफ देखो थोड़ा सा गौर से, तो ये पहले सेल के लिए मोल रेशियो की वैल्यू क्या रहेगी, इनटू पहले सेल में जो कुछ भी प्रोडक्ट तैयार होने वाला है उसका मोलर मास क्या रहेगा। सर ये एक टर्म। अभी वेट ऑफ प्रोडक्ट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, W से, तो पहले सेल में प्रोडक्ट तैयार हुआ W1 इक्वल्स टू Q अपॉन 96500, दैट इज द एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो कुछ भी फ्लो हो रहे हैं, इनटू सर अब मोल रेशियो पहले सेल के लिए हाफ सेल रिएक्शन के लिए क्या मोल रेशियो की वैल्यू है, और M1, तो अभी मैं ये टर्म को एक साइड में लेकर आ जाता हूं, सो Q अपॉन 96500 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, फिर ये पूरी की पूरी टर्म इधर आ जाएगी, सो W1 अपॉन मोल रेशियो फॉर फर्स्ट सेल हाफ सेल रिएक्शन, पहले सेल के हाफ सेल रिएक्शन, इनटू M1।
तो ये बन गया सर पहले सेल के लिए। सिमिलरली आपने जो दूसरा सेल रखे, सो सिमिलरली आई कैन यूज द सेम एनालॉजी फॉर सेकेंड सेल। तो क्या बन जाएगा, Q अपॉन 96500 इक्वल्स टू W2, दुसऱ्या सेलमध्ये जो प्रोडक्ट तयार होईल त्या प्रोडक्टचा वजन किती आहे, डिवाइडेड बाय दूसरे सेल के लिए सेल रिएक्शन के लिए कुछ मोल रेशियो की वैल्यू रहेगी, वो रहेगी M2 मोल रेशियो 2 सपोज, और वैसे M2 जो सेकेंड सेल में प्रोडक्ट तैयार होने वाला है। अभी हम लोग बात करते हैं कि ये बन गया सर हमारे पास में सेकेंड सेल के लिए। तो आप लोगों ने यहाँ पर Q1 Q2 नहीं लिखे बिकॉज यू आर पासिंग द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू बोथ द सेल्स। तो Q की वैल्यू आप लोगों ने समान रखे। अब दोनों को अगर कंपेयर करते हो, कंपेयर बोथ इक्वेशन, सो Q की वैल्यू दोनों के लिए समान है, सो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, और लेफ्ट हैंड साइड यदि दोनों का सेम है तो राइट हैंड साइड में क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सो देयरफॉर राइट हैंड साइड फॉर फर्स्ट इक्वेशन W1 डिवाइडेड बाय मोल रेशियो फॉर फर्स्ट हाफ सेल इनटू M1 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, W2 अपॉन मोल रेशियो फॉर सेकेंड सेल के हाफ सेल रिएक्शन के लिए मोल रेशियो, मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन सेकेंड सेल। तो ये बन गया सर हमारे पास में फाइनल फार्मूला। और इसी फार्मूले से रिलेटेड हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना प्रोडक्ट तैयार हुआ सर, कितना रिएक्टेंट यूज हुआ, कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, कितना इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे सर्किट से फ्लो हो रहे हैं। तो ये सब चीजें हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं सामने न्यूमेरिकल्स के सेक्शन में। सो नाउ आई हैव टू मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द सेम टॉपिक एंड दैट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो ऐसे ढेर सारे न्यूमेरिकल 20-50 न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, बट इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ये सब एनालॉजी, ये सब कंसेप्ट अगर आपको समझते हैं, गौर से अगर सुनोगे तो समझेगा, और इसी के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो मैं टेक्स्ट बुक से ही न्यूमेरिकल उठा रहा हूँ यहाँ पर। अब क्वेश्चन ऐसा है, what is the mass of copper metal produced at the cathode? So question number 1, what is the mass of copper metal? मास कहो, वेट कहो अभी फिलहाल। So what is the mass of copper metal produced at the cathode? Metal produced at the cathode during the passage of 5 ampere current. During the passage of 5 ampere करंट। तो आप लोगों ने 5 एम्पियर करंट फ्लो होते हुए देखा है, और 5 एम्पियर करंट पास किए कितने, थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, थ्रू। अब इलेक्ट्रोलाइट है आपका CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कितने समय के लिए, फॉर, सो समय भी दिया गया है आप लोगों को, एंड दैट इज 100 मिनट्स। सो उसके बाद में आपको दिया गया है मोलर मास ऑफ कॉपर इज 63.5, मोलर मास ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम पर मोल। तो ये बन गया आप लोगों का क्वेश्चन। तो देखो अभी जो पहले आते ही मैंने 4 फॉर्मूले बताए थे उससे ही रिलेटेड आप लोगों को दिखेगा। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना मास तैयार हुआ। अब कितना मास तैयार हुआ उसके लिए आप लोग के पास फॉर्मूला है, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास कहो या वेट कहो, हाँ, मास ऑफ प्रोडक्ट दैट इज सपोज टू बी W, और उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इनटू मोलर मास में, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, दैट इज मोल रेशियो इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रिक्वायर्ड। सो मैं उसके जगह पर वैल्यू पुट कर देता हूं। सो मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म W इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के जगह पर लिखूंगा मैं मोल रेशियो इनटू नंबर
ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रिक्वायर्ड, तो ये आ गया इनटू मोलर मास एज इट इज, इसको मैं m से रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रिक्वायर्ड के लिए भी फॉर्मूला है एंड दैट इज सो W इक्वल्स टू, सो अभी आप लोगों को क्वेश्चन में मोल रेशियो दिया है क्या? नहीं, लेकिन मोल रेशियो मैं इस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कैलकुलेट कर सकता हूँ। मोलर मास ऑफ कॉपर, कॉपर तैयार होने वाला है तो कॉपर का आपको मोलर मास भी दिया है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रिक्वायर्ड आपको नहीं दिया गया है, तो हम उसको और सिंप्लीफाई करेंगे, मोल रेशियो इनटू, अब इसके जगह पर क्या आ जाएगा, Q अपॉन 96500 इंटू एम। सो मेरे पास में भी फाइनल फॉर्मूला क्या है, W इक्वल्स टू Q अपॉन, Q के जगह पर भी मैं Q दिया है क्या, टोटल इलेक्ट्रिसिटी दिया है क्या? नहीं सर, मुझे टोटल इलेक्ट्रिसिटी, टोटल चार्ज दिया गया नहीं है, मुझे करंट दिया गया है, मतलब I के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, टाइम भी दिया है मतलब T के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो पहला ही फॉर्मूला Q के जगह पर I इंटू टी, सो I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू एम। तो इस तरीके से आपका ये की फॉर्मूला है, आप चाहे तो डायरेक्टली आप उसको याद भी रख सकते हो। अब डिपेंड करता है कि सर इसमें से मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूं। मैं पहला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता था, मुझे अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली फॉर्म ये डायरेक्टली दिया रहता तो। मैं दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता था अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रिक्वायर्ड अगर दिया रहता तो, लेकिन मुझे क्वेश्चन में दिया गया है I और T की वैल्यू, तो मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है। सो दोस्तों ये रहा मेरे लिए की फॉर्मूला। अब देखो इस की फॉर्मूला में W कैलकुलेट करना है, तो क्या क्या पता होना चाहिए? सर मुझे I पता होना चाहिए, I दिया है क्या? हाँ सर I दिया है, T वो भी दिया है 100 मिनट्स, सर M मोलर मास भी दिया है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? मोल रेशियो की। सो फॉर द गिवन इलेक्ट्रोलिसिस हाफ सेल रिएक्शन इज, तो सर कौन सी रहेगी हाफ सेल रिएक्शन? CuSO4 है, मतलब Cu2+ और SO4 2-। अब ये SO4 2- अनायन जाते होंगे एनोड की तरफ पॉजिटिवली चार्ज, और Cu2+ जाते होंगे निगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ। वी आर इंटरेस्टेड इन द कैथोडिक कंपार्टमेंट, कि कैथोडिक कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है। तो अभी हम लोग हाफ सेल रिएक्शन Cu2+ और कैथोडिक इसमें क्या होता है, रिडक्शन, तो Cu2+ ये 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा कॉपर सॉलिड स्टेट में। तो ये हो गई सर हमारे इस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हाफ सेल रिएक्शन मैंने लिख दिया है। अब इस हाफ सेल रिएक्शन के लिए मोल रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? मोल रेशियो जो मुझे जरूरी है, सो मोल रेशियो इज, क्या लिखे थे आप लोगों ने, कितना मोल्स प्रोडक्ट तैयार हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 1, क्योंकि कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, सो दैट इज 2, सो 1/2, सो मोल रेशियो भी आ गया। उसके बाद में गिवन डाटा क्या क्या दिया है, I की वैल्यू दी गई है 5 एम्पियर, टाइम की वैल्यू दी गई है मुझे 100 मिनट्स, 100 मिनट्स नहीं सर हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, सो 100 × 60 सेकेंड आ गया टाइम। मोलर मास क्या दिया है, 63.5 ग्राम पर मोल, तो ये सब टर्म दी गई है। और क्या फाइंड करना है, टू फाइंड दैट इज मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर। तो मैंने गिवन डाटा लिखा, और गिवन डाटा लिखने के बाद मुझे की फॉर्मूला यूज करना है, और की फॉर्मूले में कौन सी टर्म्स आपको रेडीमेड दी गई है और कौन सी टर्म रेडीमेड दी गई नहीं। तो मोल रेशियो नहीं दिया गया था तो मैंने निकाल लिया मोल रेशियो रिएक्शन की मदद से। चलो सर अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधा वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू अगर पुट करते हो फॉर्मूले में, तो क्या था आपका फॉर्मूला, याद है आप लोगों को? फॉर्मूला है W इक्वल्स टू दैट इज Q के जगह पर आपने I इंटू टी लिखे थे अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोडक्ट।
सो डब्ल्यू कैलकुलेट करना है, आई की वैल्यू पुट करोगे 5, टी की वैल्यू पुट करोगे 100 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 9650 एज इट इज। मोल रेशियो आया है 1/2, मोलर मास आया है 63.5। अब ये कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आपको आता है, ये कंसिडर कर रहा हूं मैं। सो डायरेक्टली आप कैलकुलेशन करोगे, सो यू विल गेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और डायरेक्ट आंसर मैं यहां पर लिख रहा हूं एंड दैट इज 9.87 ग्राम, 9.87 ग्राम। सो दिस इज द वेट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 5 एम्पियर का करंट जब आप लोगों ने 100 मिनट तक पास किए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो मुझे कैथोड के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होता हुआ दिखा कितना, 9.87 ग्राम। सो आखिरी में वर्ड्स में आंसर लिखना, देयरफॉर द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, डेफिनेटली वो मेटल है, वो कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड के ऊपर। सो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड इज कितना आया है, 9.87 ग्राम। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो ये हो गया एक न्यूमेरिकल। उसके बाद में मैं फिर से एक सेकेंड न्यूमेरिकल के तरफ चल रहा हूं। अब फॉर्मूले यही रहेंगे यार, मैंने जो फॉर्मूले आपको शुरुआत से बताया है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी क्वांटिटीज दी गई है। सो मैं अभी सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं, और उस सेकेंड न्यूमेरिकल मैं फॉर्मूले को यहीं पर रखता हूं। देखते हैं कि ये फॉर्मूला मुझे जरूरत पड़ता है या नहीं पड़ता है, नहीं तो फिर हम लोग नया फॉर्मूला या दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। आई एम गोइंग टू राइट द सेकेंड न्यूमेरिकल एंड दैट इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस, हाउ लॉन्ग will it take to produce, how long will it take to produce 2.415 ग्राम ऑफ। सो मुझे इतना प्रोडक्ट तैयार करना है किसका, Ag मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ऑफ Ag मतलब सिल्वर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो मुझे उसके सॉल्यूशन से तैयार करना है, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस 2.415 ग्राम ऑफ Ag मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बाय पासिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, बाय पासिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो मुझे आपको देना पड़ेगा मोलर मास ऑफ Ag। सो मोलर मास ऑफ Ag वो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा इज, सो दैट इज 107.9 ग्राम पर मोल। तो ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले तो गिवन डाटा पता करो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मतलब टाइम पूछा है। सो टू फाइंड टाइम रिक्वायर्ड, टी कैलकुलेट करना है आप लोगों को। टू प्रोड्यूस इतना प्रोडक्ट तैयार करना है, मतलब मास ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन। मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, आप सीधा लिखोगे पूरा मास ऑफ प्रोडक्ट m इक्वल्स टू, तो मैं इन शॉर्ट सिंबॉलिकली लिख रहा हूं 2.415 ग्राम फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अब जो कुछ भी सॉल्यूशन दिया, AgCl दिया होगा, सिल्वर नाइट्रेट दिया होगा या और कोई कंपाउंड दिया होगा, हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। सो करंट कितना पास किए, 3 एम्पियर। सो करंट का फॉर्मूला सिंबल क्या था, I। सो I इक्वल्स टू 3 एम्पियर। कितने समय तक पास करना है ये कैलकुलेट करना है, और मोलर मास आप लोगों को दिया है एंड दैट इज, ये तो W था आपको कैलकुलेट करना है, और M आपको दिया गया है 107.9 ग्राम पर मोल। सर ये टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब वही फॉर्मूला यूज होने वाला है। सो फॉर्मूला क्या है सर, W क्या क्या कैलकुलेट करना है सर, W दिया गया है, I दिया गया है, मोल रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, MO भी दिया गया है, क्या कैलकुलेट करना है, T। लेकिन T तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब आपको मोल रेशियो की वैल्यू पता होगी। सर मोल रेशियो की वैल्यू पता करना बहुत आसान है। फॉर गिवन इलेक्ट्रोलिसिस, दी गई जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, तो हाफ सेल रिएक्शन, तो जो कुछ भी सॉल्ट दिया है दोस्तों, वहां पर Ag के ऊपर हमेशा +1 चार्ज होता है। सो Ag प्लस होगा, और Ag प्लस कटायन कैथोड की तरफ जाएगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज है तो बेशक एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बन जाएगा Ag सॉलिड मेटालिक।
तो सर मोल रेशियो क्या बन जाएगा, मोल रेशियो बनेगा कितने मोल्स प्रोडक्ट के तैयार हुए, कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1, कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है सर, कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1, मतलब मोल रेशियो का वैल्यू आया है 1। सो वी हैव, अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं। सो W की वैल्यू कितनी है, W का वैल्यू दिया गया है सर, कितना प्रोडक्ट तैयार करना है आपको 2.415, कितना करंट पास करना है 3 एम्पियर, कितने समय के लिए हो तो कैलकुलेट करना है सर 96500 इंटू मोल रेशियो का आंसर कितना आया है 1, मोलर मास 107.9। बस क्या सर, टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो टी को एक साइड में रख दो और बाकी टर्म को एक साइड में लेकर आ जाओ। सो 2.415 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 3 इंटू 1 इंटू 107.9। तो कैलकुलेट करो भैया, ये कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको बताने की जरूरत नहीं। सो मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख रहा हूं यहां पर, एंड दैट फाइनल आंसर इज 720 सेकेंड। सो 720 सेकेंड, इतने सेकेंड तक आपको इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास करना पड़ेगा, 3 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा 720 सेकेंड तक। अब आपको कैलकुलेट करना है तो आप लोग उसको मिनट में कन्वर्ट कर दो। सो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 720 डिवाइड बाय 60, क्योंकि 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो आ जाएगा ये 12 मिनट्स। सो देयरफॉर आखिरी में आंसर आया 12 मिनट्स। सो दस देयरफॉर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर गिवन प्रोसेस दिए गए प्रोसेस के लिए इज 12 मिनट्स। तो इस तरीके से आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही मैं ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ, बट दैट विल बी द वेस्टेज ऑफ टाइम। 1-2 न्यूमेरिकल में आप लोग आसानी से समझ पाओगे, ऐसे टेक्स्ट बुक में नोट्स में ढेर सारे न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, सॉल्व करके देखो। नहीं समझता है तो आप लोग बेशक पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक कंप्लीट किए। सो टुडे आई हैव टू स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच।